रात 10:30 की आखिरी लोकल, जहां घटी एक भूतिया घटना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भूतिया कहानियों के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। हमारी आज की कहानी मेरे दादाजी को लेकर है, जिन्हें मैंने मरने के बाद भी अपनी आंखों से अपने सामने मेरी मदद करते हुए देखा है। असल में मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यारे थे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैं उनके पास नहीं रह सका, जिसका मुझे आज भी बहुत दुख है। मैंने सुना था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझे बहुत याद किया करते थे, लेकिन काम के दबाव के चलते मैं उनसे मिलने नहीं जा सका। इस बात का अफसोस मुझे आज भी है। हमारी आज की कहानी उन्हीं को लेकर है। उनके मरने के बाद भी उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, वही किस्सा आज मैं आपको सुनाऊंगा। हमारी आज की ये भूतिया कहानी सुनने के बाद आप शायद थोड़ा डर जाएंगे, और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ शायद ऐसी घटना घट चुकी होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। लेकिन बता दूं, हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा करेगी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही एक लाइक भी कर दें। इससे हमें और नई नई सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा जरूरी है। और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इससे हमें और नई सच्ची कहानियां लाने का उत्साह मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक बिल्कुल नई भूतिया कहानी। मेरा नाम तन्मय है। फिलहाल मैं अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से शहर रूपनारायणपुर में एक किराए के मकान में रहता हूं, और मेरा अपना घर गलसी में है। जब कभी छुट्टी मिलती तो मैं अपने घर जाता था। मेरे मामा के घर ननिहाल मेमारी में है, इसलिए जब भी मैं घर जाता तो दादाजी से मिलने मामा के घर भी जरूर जाता था। लेकिन काम के दबाव के कारण काफी समय से मेरा घर जाना नहीं हो पाया, और इसलिए मामा के घर जाना भी नहीं हुआ। अचानक एक दिन रात के करीब 8 बजे घर से फोन आया। मेरे दादाजी, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अफसोस की कोई सीमा नहीं रही। आज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अफसोस, आखिरी बार दादाजी से बात भी नहीं हो पाई। मैंने किसी तरह अपना बैग पैक किया और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रूपनारायणपुर स्टेशन से रात 10:30 की आखिरी लोकल जैसे ही सीटी मारकर चली, मैं भागते भागते ट्रेन का दरवाजा पकड़कर दौड़ने लगा। तभी किसी ने हाथ बढ़ाया और मैं उस अनजान हाथ को पकड़कर ट्रेन के अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली था। लेकिन जिस आदमी ने अभी अभी मुझे ट्रेन में चढ़ने में मदद की थी, वो एक काली शॉल ओढ़े सीट पर जाकर बैठ गया था, और उसी शॉल से उसने अपना मुंह भी ढक रखा था। मैं भी जाकर उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठ गया। काफी देर हो गई, लेकिन वो आदमी चुपचाप एकटक खिड़की के बाहर देख रहा था। ये देखकर मैंने खुद ही उससे बात करने की कोशिश की। इस तरफ जैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसमें इतनी रात को कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये तो जाहिर है। शायद इसीलिए ट्रेन इतनी खाली है। क्यों साहब, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, वो तो तुमने ठीक कहा, पर तुम इस कड़कड़ाती ठंड में शौक से ट्रेन में क्यों चढ़े? तुम्हारा ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा? तन्मय हिचकिचाते हुए।
क्या बताऊं साहब, अपने दुख की बात। आज शाम मेरे दादाजी का देहांत हो गया। आज रात ही मामा लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे, इसलिए चाहे जितनी भी रात हो जाए मुझे वहां पहुंचना ही होगा। इसीलिए तो इतनी रात की ट्रेन से अपने मामा के घर जा रहा हूं। स्टेशन पर उतरकर अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक, वरना पैदल ही शमशान चला जाऊंगा। दादाजी मर गए, इसीलिए आज इतनी ठंड में भागे भागे मामा के घर जा रहे हो। लेकिन जब वो 2 साल से तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे, तब तुम्हें एक बार भी उनसे मिलने का समय नहीं मिला। यही है तुम्हारा अपने दादाजी के लिए प्यार। रहने दो बाबू, मरने पर तो सब ऐसा ही कहते हैं। जब तक जिंदा थे तब तो उनकी कदर की नहीं, अब क्या फायदा। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा वो कह तो ठीक ही रहा है। दादाजी के जीते जी 2 साल तक वो मुझे देखना चाहते थे, लेकिन मैं काम के बहाने बनाकर मामा के घर नहीं जा सका। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। हालांकि मुझे यह अंदाजा नहीं था कि दादाजी अचानक चले जाएंगे, लेकिन दादाजी मुझे 2 साल से देखना चाहते थे। ये बात उस अजनबी को कैसे पता? कमाल है, मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ, दादाजी बहुत दिनों से मुझे देखना चाह रहे थे, पर मैं किसी भी तरह समय निकालकर मामा के घर नहीं आ सका। ये सच है। लेकिन साहब, आपको ये सब बातें कैसे पता चली? जानता हूं, मैं सब जानता हूं, क्योंकि ये सारी बातें मुझे तुम्हारे दादाजी ने ही बताई थी। मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूं। एक जमाने में हम साथ में कोलकाता में कपड़ों का व्यापार करते थे। मैं अभी कोई 2 महीने पहले तुम्हारे दादाजी से मिलने गया था, तब उन्होंने ही मुझे ये सब सुनाया था। तुम्हारे दादाजी की अचानक मौत की खबर सुनकर मैं भी वहीं जा रहा हूं। चलो, आज तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी के अंतिम संस्कार में मैं भी शामिल रहूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे सामने बैठा ये आदमी सच में मेरे दादाजी का दोस्त है या मुझे झांसा दे रहा है? मैंने मन में सोचा, ये आदमी या तो धोखेबाज है या फिर कोई पागल होगा, वरना इतनी रात को ट्रेन में चढ़कर कह रहा है कि वो मेरे दादाजी का दोस्त है, और इस तरह शॉल ओढ़कर बैठा है कि समझ ही नहीं आ रहा भला आदमी है या कोई चोर उचक्का। इसके बाद हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आप 2 महीने पहले दादाजी से मिलने गए थे, तो वहां जाकर क्या देखा आपने? देखा कि मेरा दोस्त हरिपाद अपने 2 बेटों और 2 बहुओं की घोर लापरवाही के कारण तिल तिल कर कैसे मौत की ओर बढ़ रहा था। तो जब आपने देखा कि मेरे दादाजी इतने दुख में हैं, तो आप उन्हें अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले आए, जब वो आपके इतने अच्छे दोस्त थे? या फिर हमें खबर कर देते, हम आकर दादाजी को ले जाते। इन्हीं बातों के बीच ट्रेन बर्धमान जंक्शन पहुंच चुकी थी। ट्रेन की लाइन बदलने के कारण डिब्बे के अंदर जलती हुई ट्यूबलाइट अचानक बंद हो गई, और कुछ पलों के लिए पूरी ट्रेन में घुप अंधेरा छा गया। अचानक फोन की घंटी। हाँ बड़े मामा, बोलो। अरे बेटा, कहाँ है तू? तुझे ट्रेन ठीक ठाक मिल गई थी ना? हाँ मामा, ट्रेन मिल गई। मैं अभी वर्धमान में हूं, आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद डिब्बे की रोशनी फिर से जल उठी, और उसी रोशनी में मेरी नजर अचानक उस आदमी के पैरों पर गई। उसके पैर शॉल से ढके हुए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो चुपचाप बैठा था, जैसे सो गया हो। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने उसके पैरों पर से शॉल हटाई, तो देखा
उस आदमी के पैर पूरी तरह से उल्टे थे, यानी एड़ियां आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। अचानक मुझे बचपन की वो कहानियां याद आ गईं जो मां और दादी सुनाया करती थीं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। मेरा सिर भारी होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरो मत, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ। लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि मेरे डर की असली वजह तो आप ही हैं। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से मेमारी स्टेशन आ जाए। मैं एक भूत के सामने बैठा था। मैं वो सीट छोड़कर दूसरी सीट पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी असलियत जान ली है तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैं कुछ न जानने का नाटक करते हुए चुपचाप बैठा रहा। रात बढ़ने के साथ साथ ट्रेन की खिड़की के बाहर से आसमान का चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। सर्दियों के कोहरे ने बाहर का माहौल पूरी तरह से ढक लिया था। उस घने कोहरे को चीरती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की ओर भागी जा रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। आखिरकार ट्रेन मेमारी स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के अंदर चादर ओढ़े वो आदमी मुझे आवाज दे रहा था, अरे बाबू उठो, ये देखो मेमारी स्टेशन आ गया। उसकी आवाज सुनकर मैं नींद से जागा तो देखा कि वो आदमी वहां नहीं था। अरे आप कहां चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेन से उतरकर देखा, स्टेशन के आखिरी छोर पर जमे हुए अंधेरे से एक भारी आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं, इस तरफ आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, तो क्या ये भूत अब मुझे सुनसान जगह पर ले जाकर नुकसान पहुंचाना चाहता है? अगले ही पल फिर आवाज आई, अरे जल्दी आओ, उधर तुम्हारे मामा लोग अब शव लेकर शमशान के लिए निकल पड़े हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये बात वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है। तभी अंधेरे से वो आदमी फिर बोला, अरे क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैंने बिना तुम्हारे जैसे फोन वोन के कैसे बता दिया कि वो लोग शव लेकर निकल पड़े हैं। असल में ये सब तो मुझे पता ही होता है। मैं और कोई बात न करके उसका पीछा करते हुए चलने लगा और उसी पल मेरे मन में कुछ बातें बार बार घूमने लगीं। ट्रेन में दिखे इस आदमी के उल्टे पैर, ये सब क्या मेरी आंखों का धोखा था या कोई भ्रम? तो क्या वो आदमी भूत नहीं है जिसे मैं इतनी देर से भूत समझकर डर रहा था? और अगर वो आदमी सच में प्रेत आत्मा है तो वो मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? तभी अचानक मामा का फोन आया। बेटा तुम स्टेशन से उतरकर सीधे शमशान आ जाओ, हम वहीं आ गए हैं। ठीक है मामा, मैं अभी आता हूं। अभी अभी स्टेशन से निकलकर शमशान जाने वाले रास्ते पर चल रहा हूं। यह कहकर फोन काटते ही अंधेरे से वो बुजुर्ग भूत जोर से ठहाका लगाकर हंसा और बोला, क्या मिली ना मेरी बात? आओ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलो। ये सब सोचते सोचते और उस आदमी के पीछे चलते चलते मैंने चुपके से अपने बड़े मामा को फोन किया और फोन कान से लगाकर फुसफुसाते हुए मामा से पूछा, अच्छा मामा, कह रहा था
क्या दादाजी का कोई दोस्त था? ऐसा कोई दोस्त जो 2 महीने पहले भी दादाजी को देकर गया हो? मेरा ऐसा सवाल सुनकर फोन के दूसरी तरफ से बड़े मामा बोले, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं था। तेरे दादाजी के दोस्त तो बस मोहल्ले के कुछ हमउम्र लोग ही थे, उनके अलावा कोई बाहरी दोस्त तो नहीं था। और 2 महीने तो दूर की बात, 2 साल में भी तेरे दादाजी से कोई दोस्त मिलने नहीं आया। ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। फोन के दूसरी तरफ से बड़े मामा ने कहा, अच्छा मैं रखता हूं, तू जल्दी आ, फिर कौन मिलने आया कौन नहीं सब बाद में बताऊंगा। लगता है शमशान पास ही है। दूर से शमशान यात्रियों के कोलाहल की आवाज आ रही थी। फोन कटते ही अंधेरे से उस बुजुर्ग आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया। मैं कौन हूं ये जानने की इतनी ही उत्सुकता है तो देखो मैं कौन हूं। इसके साथ ही उस आदमी ने अपने शरीर से चादर हटा दी और कहा, देखो मैं कौन हूं। मैंने देखा अंधेरे में से एक अलौकिक रोशनी की ज्योति फूटकर बाहर आ रही थी। उस रोशनी में एक बहुत ही परिचित ममतामयी चेहरा स्पष्ट हो गया। मेरे सामने खड़े थे मेरे दादाजी। ये क्या दादाजी, तुम? लेकिन तुम तो मर चुके हो। मामा लोग तो तुम्हें शमशान ले गए हैं। मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। मैं हैरानी, डर और गहरे दुख से अवाक रह गया। हाँ रे, मैं तेरा दादाजी हूं। दादाजी धीरे से मुस्कुराए, बोले, हाँ शरीर तो वही है, लेकिन तू जो आ रहा था इस अंधेरी रात में अकेले, तू ठीक से पहुंच पाएगा या नहीं, इसी चिंता में मेरी आत्मा शरीर में और नहीं रह सकी। तुझे सुरक्षित पहुंचाने के लिए ही आना पड़ा रे अभागे। इतने दिनों से तो आ नहीं सका, तो सोचा आखिरी मुलाकात ठीक से हो सके, इसके लिए मैं ही थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सामने ही शमशान है, उन्होंने कहा। तू चला जा, जा जल्दी जा, मैं अब चलता हूं। ये कहकर वो मायावी रोशनी धीरे धीरे रात के गहरे अंधेरे में विलीन हो गई। सब कुछ समझकर मैं एक पल भी नहीं रुका। शोक, आश्चर्य और दादाजी के प्रति एक अद्भुत प्रेम से मेरा मन भर गया था। मैं हड़बड़ी में शमशान की ओर दौड़ पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं प्रेत कहानी के एक बिल्कुल नए एपिसोड में, एक बिल्कुल नई कहानी के साथ। धन्यवाद।